नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे टैक्स गुरु, जहां हम बचाते हैं आपका टैक्स। आमतौर पर टैक्स प्लानिंग हम सभी की टू डू लिस्ट में काफी पीछे रहती है और जब हम वित्तीय वर्ष की आखिर तिमाही में आते हैं तब जोर शोर से प्लानिंग शुरू कर देते हैं और ऐसे में जल्दबाजी में कई बार यही होता है कि टैक्स बचाने के लिए हम उल्टे सीधे जगह निवेश कर बैठते हैं। इसलिए अगस्त का महीना आ चुका है और हम आपको बचाना चाहते हैं इस गलती से और आगाह करना चाहते हैं आपको कि अभी से आज से शुरू कीजिए अपनी टैक्स प्लानिंग और भविष्य को सुरक्षित बनाइए और टैक्स प्लानिंग को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड करिए हमारे साथ। और इसमें हमारी मदद करने वाले हमारे टैक्स एक्सपर्ट यानी आप सभी के टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो लखोटिया जी, आज हम आपसे लेने वाले हैं ढेर सारे टिप्स और अपनी सेविंग को सिक्योर करने वाले हैं। लेकिन एक बात है कि समय से हम टैक्स प्लानिंग क्यों नहीं करते? हम हमेशा इसे आगे के लिए टालते रहते हैं और ये आगे के लिए टालना आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। और ये मैं नहीं, टैक्स गुरु कहते हैं। क्यों टैक्स गुरु? कबीर दास जी ने कहा था जो कल करने वाले हैं आज कीजिए। और इंजूरियस टू हेल्थ है। अगर कोई कारण से आप निवेश नहीं कर सके मार्च में, व्हाट विल बी द रीजन, तो आपको तो नुकसान हो गया ना। फिर सुस्त हो जाइए, बैठ जाइए। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, इस वर्ष के फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में 6 महीने से थोड़े से ज्यादा समय बाकी है। आप अपनी टैक्स प्लानिंग अभी चालू करिए। टू डू की जगह नाउ टू डू फॉर्मूला बना लीजिए, सो सिंपल। और अभी से अपनी प्लानिंग करिए। और हाँ, अगर आप अभी इन्वेस्ट कर देंगे तो कुछ चीजों में आपका फायदा भी हो जाएगा, कुछ ब्याज आएगा, वो टैक्स फ्री भी हो जाएगा ज्यादा अमाउंट आने वाले समय में। वैसे इस बार फायदा तो वित्त मंत्री भी दिला रहे हैं क्योंकि नए बजट में कई फायदे की बात आई है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख कर दी गई है। एटीसी के तहत निवेश पर छूट की सीमा भी अब 1 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 लाख हो गई है। और एक और अहम बदलाव, पीपीएफ में निवेश की सीमा को भी 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। लेकिन ये सब इनका फायदा आप कैसे उठाओ और ये कितने फायदेमंद है? शुरुआत करते पीपीएफ से ही। पीपीएफ एक अच्छा निवेश का ऑप्शन होगा टैक्स गुरु? जरा ये बताइए, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। मेरा तो है रेनबो। रेनबो कोई कलर होता है? आप सोचेंगे रेनबो कलर है क्या? जी हाँ, रेनबो के अंदर 7 कलर आ गए। मुझे 7 कलर तरह के ये कलर पसंद है। वैसे ही हमारे करदाताओं को, दर्शकों को जो IATC में बातें हैं उसमें से 7 बातें अच्छी लगेगी। कौन सी लेवे, कौन सी ज्यादा पसंद है, वो वैसे ही है जैसे आपका कलर एक आपने बतलाया। वैसे ही हर करदाता अपनी एज प्रोफाइल के हिसाब से, परिवार के सदस्यों की उम्र के हिसाब से आंसर ले सकता है, डिसीजन ले सकता है कि कौन सा विकल्प ATC का उसके लिए बेहतर है या रेनबो स्कीम अपनाए, अर्थात 2-4 चीजों में मिला के 1.5 लाख निवेश करें। लेकिन अगर पीपीएफ की सिर्फ स्पेसिफिकली बात करें, अच्छा निवेश का ऑप्शन है? डेफिनेटली यस, 100% यस। बल्कि मैं ये कहूंगा अगर हो सके तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख मिल रहा है हमको इस साल से ATC में, उसका 50% कम से कम 25,000 रुपए ATC के निवेश के अंदर निवेश करें पीपीएफ में और 25,000 रुपए निवेश करें इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो लखोटिया जी, ATC की भी छूट जो है वो 1.5 लाख कर दी गई, पीपीएफ में भी 1.5 लाख है। आप 50% क्यों कह रहे हैं? अगर पीपीएफ इतना अच्छा है तो पूरा हम ATC का निवेश पीपीएफ में भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपनी बात कर रहे हैं या हमारे करोड़ों दर्शकों की बात कर रहे हैं? अगर मैं सभी के लिए सवाल पूछूं, सभी यही सोच रहे सभी के लिए आंसर सेम नहीं भी हो सकता है। एक आप है, यंग टैक्स पेयर्स है, उनके लिए पूरा 50,000 निवेश करने केवल पीपीएफ में अच्छा विकल्प है। वहीं उस व्यक्ति के पिताजी एज 62, 65, उनके लिए इतना बढ़िया विकल्प नहीं है। और उनके दादाजी एज 82, उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए डिपेंडिंग ऑन द होलिस्टिक नेचर ऑफ द एज प्रोफाइल, मनी रिक्वायरमेंट, देन ओनली द आंसर कैन बी टेकन। और पीपीएफ क्या हम केवल अपने नाम पर कर सकते हैं या फिर अपने हस्बैंड के नाम पर, मैं अपने बेटे के नाम पर कर सकती हूँ? पीपीएफ का निवेश आप करिए अपने नाम में, स्पाउस और बच्चे, स्टॉप। यानी फैमिली के और मेंबर्स, भाई बहन हुए, माँ पिता, उनके लिए हम नहीं कर सकते? ATC की छूट में केवल सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, फुल स्टॉप। जी, तो इसका ध्यान रखना है। लेकिन इंश्योरेंस भी अब शामिल है ATC छूट के दायरे में, पहले से ही थी, लेकिन इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और इसको इन्वेस्टमेंट में कितनी अहमियत देनी चाहिए? इंश्योरेंस के पहले मैं एक चीज और बतलाना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। सवाल उठता है कि पीपीएफ इतना प्यारा, इतना बढ़िया, सारा रुपया पहले तुरंत लगा दे पीपीएफ में। जी नहीं, मैंने एक फॉर्मूला बल्कि बनाया है, HTI, इसको फॉर्मूला को पालन करें। HTI का मतलब पहले
होम लोन रिपेमेंट। टी का मतलब आप रिपेमेंट करें ट्यूशन फी। आई का मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम दे। ये तीनों चीज का भुगतान हो जाए, क्योंकि ये तो कमिटमेंट है आपके। उसके बाद पीपीएफ में निवेश करें। पर्टिकुलरली आप टाइट है, पैसे टाइट है, इतने इजीली नहीं मिल रहे हैं। तो अब आपने पूछ लिया कि इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस डेफिनेटली बहुत अच्छा विकल्प है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 25,000 रुपए इस साल एक्स्ट्रा डाल दो निवेश करने के लिए। जरूरी है, बेहतर रहेगा आने वाले समय में, और कंपलसरी हर साल के लिए आप बन जाएंगे। मैं तो आपको बांधना चाहता हूं भैया कि आपके 25,000 रुपए लेके आप हर साल इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश जबरदस्ती करते जाएं, ताकि आपकी सेविंग बढ़ती जाए। और इंश्योरेंस अगर हम ले रहे हैं तो क्या अपने नाम पर लें या फैमिली मेंबर्स के नाम पर लें, क्या सलाह देंगे आप? इसमें कोई चिंता नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। मैं अपने ही नाम में ले लूं, अपनी पत्नी के नाम में ले लूं, अपने बच्चों के नाम में ले लूं, अपने माइनर बच्चों के नाम में ले लूं, अपने मेजर एडल्ट मैरिड बच्चों के नाम में ले लूं तो भी चलेगा, और सबका मिक्सचर देख के भी ले लूं तो भी चलेगा, तो भी मुझे छूट मिलेगी। बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनके बेटी है, बेटी की शादी हो गई और अब वो चाहते हैं कि उसका कुछ छोटा छोटा सेविंग्स बढ़ता जाए, तो आप बेटी मैरिड डॉटर के नाम में भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे तो आपको टैक्स की छूट मिलेगी। ये ज्यादातर हमारे दर्शकों को पता नहीं है, पर बतला दें कि इस बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बहुत साल पहले एक डिटेल सर्कुलर दिया था। लेकिन ये भी बताइए कि इंश्योरेंस लेते समय पॉलिसी का चुनाव कैसे करें, क्योंकि बाजार में इतने तरह के पॉलिसी हैं, तो इसलिए कोई बात जो आप कहेंगे इसे भी ध्यान में रखें आप। क्या नहीं करें, पहले तो वही बतला दूं, लकी डिप नहीं निकालें। 50 तरह की पॉलिसी मिलती है, आपने 50 की पर्ची बना लिया, देखिए कौन सा लकी नंबर है, वही मैं निकाल लेता हूं, वो बिल्कुल मत करिएगा। बल्कि मैं ये कहूंगा आपकी अपनी अन्य लाइबिलिटीज कितनी हैं, लाइबिलिटी फॉर हाउस, लाइबिलिटी फॉर मैरिज वगैरह सब देख के सबसे पहले टर्म प्लान ले लो। जितनी मेरी लाइबिलिटी है, कल ने मेरी इनकम नहीं हो, बीमारी हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स आ जाए, तो ऐसे में परिवार सफर नहीं करना चाहिए। उसके लिए मुझे चाहिए कि सबसे पहले मैं टर्म प्लान पॉलिसी लेऊं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है, जो भी नई पॉलिसी खरीदें वो इस चीज का रखना है केवल कि जो मैं पॉलिसी लेऊं उसका प्रीमियम 10% ऑफ द सम अश्योर्ड से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो, अन्यथा जब रिपेमेंट आएगा पॉलिसी का तब टैक्स लग जाएगा। तो यानी इस सेगमेंट में मैंने यही सीखा है गुरुजी से कि अपनी जिम्मेदारियों और अपने खर्चों की लिस्ट बनाइए और उसी तरह सेविंग प्लान कीजिए और टैक्स भी बचाइए। यही बातचीत हम आगे भी जारी रखने वाले हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन वापस आइए टैक्स प्लानिंग की बारीकियों को इसी तरह से समझने के लिए। वेलकम बैक। टैक्स सेविंग के रोड मैप के साथ हाजिर है टैक्स गुरु, ताकि आप टैक्स तो बचाएं ही साथ ही सही जगह निवेश भी करें। और इक्विटी में निवेश करना कई लोगों की पसंद होती है, ऐसे में लखोटिया जी से समझते इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये कैसा विकल्प है लखोटिया जी, यानी कि ELSS? कभी आपको नुकसान होता है तो हाथ कांपने लग जाता है क्या, हाँ या ना? बिल्कुल अगर कांपता है तो ELSS में बिल्कुल मत घुसिए, बिल्कुल नहीं। यानी मजबूत दिल चाहिए। बिल्कुल दिल मजबूत चाहिए। आपने 100 रुपए निवेश किए, आपकी इच्छा है कि 100 के 200 हो जाए, 500 हो जाए, जरूर होंगे, क्योंकि ELSS में निवेश करने पे नंबर 1 बात है फायदे की, आयकर की धारा 80C में छूट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 साल का, केवल 3 साल का लॉक इन पीरियड। और मैं तो जानता नहीं स्टॉक मार्केट में कहां निवेश करूं, कैसे करूं, कुछ भी नहीं पता। डोंट वरी, आप ELSS स्कीम में जो म्यूचुअल फंड है उनमें निवेश कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। और आपको लगता है आज मार्केट तेज, कल कम, क्या करूं मैं, उसमें हाथ घबरा जाएंगे, डरेगा, डर लगेगा मुझे, तो ऐसे में आप SIP के जरिए निवेश करें। अच्छा विकल्प है। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज कम है या नहीं है और छोटा छोटा निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं कहूंगा ELSS निवेश करना अच्छा कहलाएगा। और यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसमें आप किसे सलाह देंगे कि निवेश करें? यूलिप कहना चाह रहे हैं ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन सा निवेश करें या नहीं करें, इस बारे में तो मैं यही कहूंगा कि यूलिप एक समय था जब यूलिप अच्छा नहीं था,
एटीसी की छूट मिलती थी, पर जब पैसे आते थे तो हमारे आंखों से आंसू भी निकलते थे, क्योंकि सबसे पहले अगर कुछ 2-4 साल में हमारी कमाई नहीं हुई, हम इसको रिडीम कर देते थे, लॉस हो जाता था और फर्स्ट फ्यू इयर्स का प्रीमियम ज्यादातर स्वाहा हो जाता था फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन आदि। पर खुशी की बात है दोस्तों, 2010 से आ गया बदलाव और इस बदलाव की वजह से सरकार ने इस तरह के नियम बना दिए कि अपनी मर्जी से जो चाहो आप खर्चे कमीशन आदि के नहीं डाल सकते। यूलिप का एडवांटेज, एटीसी का बेनिफिट, लंबे समय तक चिपके रहोगे तो गारंटेड फायदा होगा, जरूर होगा। पर अगर सोचो कि 2-4 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, दाम नहीं बढ़े, चलो बेच देते हैं, तो आपका नुकसान होगा। और डेट और इक्विटी बदलना, आपस में एक्सचेंज करना पॉसिबल है बिना कैपिटल गेन्स टैक्स दिए। कुल मिलाकर अच्छा विकल्प, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इतना अच्छा पर्सनली नहीं लगता। उसका मेन कारण यह है, अगर मुझे यूलिप लगाना है तो मुझे चाहिए इक्विटी और इंश्योरेंस दोनों, तो दोनों का बेस्ट संगम यही होता है इक्विटी अलग खरीदो, इंश्योरेंस अलग खरीदो, वो बेस्ट विकल्प है। फिर भी यूलिप में आप लंबे समय चिपके रहेंगे तो फायदा होगा। वैसे इक्विटी अलग खरीदने के लिए सरकार ने भी एक ऑप्शन निकाला था, यानी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ सेक्शन 80CCG राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। क्या इसकी आप सलाह देंगे कि ये आप खरीदे, इसमें निवेश करें और टैक्स बचाए? ये अतिरिक्त टैक्स बचाने का नुस्खा है। राजीव गांधी इक्विटी सेविंग्स स्कीम, इसके तहत मैक्सिमम हम अगर पुराने स्टॉक इन्वेस्टर नहीं है तो केवल 50,000 रुपए तक निवेश कर सकते हैं। 50% डिडक्शन मिलेगा और एक और कंडीशन है, कोई कारण से आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, अन्यथा बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा बताओ, जल्दी बताओ भैया, ये तो हमको चाहिए ना, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। 80C 80D इन सब के अलावा एक्स्ट्रा ये बेनिफिट है। पर ध्यान रखना है, केवल ये बेनिफिट कितना मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम स्लैब। जिनकी इनकम स्लैब सबसे लो लेवल पे है उनको 25,000 पे 10% के हिसाब से 2,500 मिलेगा, जिनकी नेक्स्ट स्लैब में है उनको 5,000 मिलेगा और जिनके 10-11 लाख रुपए के बीच में है उनको मिलेगा 7,500। बस इतना ही बेनिफिट है। पर इस बेनिफिट के लिए आप लोभ में न पड़े। अगर रुचि या समझ नहीं हो आपको राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कौन से शेयर खरीदो, तो म्यूचुअल फंड खरीद लो, वो तो चलेगा, पर अपना दिमाग लगा के मत करो निवेश। चलिए, तो 80C समझ लिया, 80CCG समझ लिया, लेकिन 80D यानी मेडिक्लेम पॉलिसी, इसमें भी निवेश कर सकते हैं और छूट का फायदा उठा सकते हैं, प्लानिंग हो जाएगी आगे की फ्यूचर की? फ्यूचर की प्लानिंग नहीं, 1 साल में निवेश समाप्त। केवल 1-1 साल की मियाद है। आपको अगर जहां काम कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, वहां का एम्प्लॉयर आपको कोई बेनिफिट नहीं देता है मेडिकल का, या आप बिजनेसमैन हो, कंसल्टेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है किसी से भी, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा विकल्प है मेडिक्लेम पॉलिसी। 15,000 रुपए तक निवेश करो, पूरी छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन हो तो 20,000 रुपए तक निवेश करो, पूरी छूट मिलेगी। और अपने लिए और अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों के लिए लेना है पॉलिसी तो 15,000 में मिलेगी और 20,000 में मिलेगी। साथ ही साथ एक नया विकल्प जो 2 साल से चालू हो गया, अगर आपका मेडिकल केवल चेकअप कराना है और पॉलिसी नहीं लेनी है तो भी 5,000 रुपए तक इसी बॉक्स के अंदर में टैक्स की छूट मिलेगी। तो इतने सारे टैक्स सेविंग के और प्लानिंग के विकल्प दे रहे हैं लखोटिया जी, इन्हें बस सुनिए नहीं बल्कि एग्जीक्यूट भी कीजिए। और भी कुछ ऐसे ही कामगार टिप्स हम लेकर आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। टैक्स गुरु का ये है बचत स्पेशल, जहां हम आपको बता रहे हैं कि आप कैसे शुरू करें अपनी सेविंग का एक प्लान, ताकि टैक्स तो बचे ही लेकिन आगे के लिए अच्छी आप निवेश की प्लानिंग भी कर सके। वैसे जब भी हम आगे की सोचते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, तो रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, इसके लिए किस तरह की आप प्लानिंग करें, यही टिप्स लेते हैं अभी टैक्स गुरु से। टैक्स गुरु न्यू पेंशन स्कीम, ये एक जरिया हो सकता है आगे की प्लानिंग के लिए। ये अच्छा विकल्प है ना, इसमें कर सकते हैं अगर हम रिटायरमेंट के लिए बहुत आगे बुजुर्गियत के लिए सोच रहे हैं तो। आगे का तो छोड़ो, अभी तो फायदा मिलेगा, 80C का बेनिफिट मिलेगा एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में लगाने से।
और रिटायरमेंट के लिए मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा विकल्प है। पर आप कहेंगे इतना पॉपुलर नहीं है, आखिर क्यों? बड़ा फ्रेंकली अगर बात करें तो पॉपुलर नहीं होने का एक ही कारण है, बैंक इसको बेचने में प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की कमाई इनको बेचने में नहीं है। पर अगर मैं देखूं केवल आपकी तरफ, अर्थात हमारे करोड़ों दर्शकों की तरफ, उनके लिए एनपीएस वन ऑफ द बेस्ट विकल्प है। और उसका मेन कारण है केवल एक ही, और वो है एक्सपेंसेस, खर्चे कम लगेंगे फंड मैनेजर के द्वारा। इसलिए आपकी फायदा ही फायदा है। नॉर्मल म्यूचुअल फंड खरीदेंगे उससे बेटर यहां पर है आप निवेश इक्विटी में, और चाहे बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड में, गिल्ट फंड में, किसी में भी निवेश कर सकते हैं। कम से कम साल में पर 6,000 रुपए टोटल निवेश करना पड़ेगा। पैसे एक साथ नहीं निकाल पाए तो 500-500 रुपए हर महीने निकाल दो, वो भी चलेगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़े दिन बाद जब आपको लगने लगेगा कि यार वास्तव में एनपीएस तो बहुत ही बढ़िया स्कीम थी, हमने निवेश अब तक नहीं किया, अब कर देते हैं, हो सकता है उस दिन बस मिस हो जाए आपकी। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 60+ होने के बाद एनपीएस में निवेश नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया और आप 58-59 के हो गए हो तो इसमें बेटर होगा आप अपनी पत्नी का एनपीएस में निवेश कर दें। एक और फायदा, अगर 60 के पहले मैंने निवेश कर दिया फिर तो चिंता नहीं है, 61, 62, 63 ऑनवर्ड निवेश कर सकता हूं, कोई चिंता नहीं। लेकिन जो 60, 61, 62 ऑनवर्ड्स जो आपने कहा, उनके लिए एक प्लान पर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। क्या ये अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिन्होंने ये बस मिस कर दी है एनपीएस वाली? नहीं, एनपीएस तो मिस नहीं होगी ना। हाँ, 60 के प्लस हो गए और एनपीएस ले ही नहीं सकते, उनके लिए डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर 9.2% यील्ड है। और साथ ही साथ नुकसान एक है, 15 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते टोटल। ये नहीं कि हर साल 15-15 लाख कर ले, सरकार ने एक सीमा दे दी है कि 15 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, इसमें भी लोगों की रुचि रहती है, इसको आप कैसा मानते हैं लखोटिया जी, और कौन करे इसमें निवेश? स्पष्ट बोलना ना, हम तो स्पष्ट बोलते हैं, घटिया, बिल्कुल घटिया। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में एनएससी 8 या एनएससी 9 या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम, इन सब के अंदर ब्याज की दरें कम हैं, इसलिए बेहतर विकल्प कैसे कहेंगे आप इसको? बेहतर विकल्प तो जब हो जहां पर सेफ्टी भी हो और ब्याज भी अच्छा मिले। पर अगर हम टाइम डिपॉजिट की बात देखें तो 8.4% साल का ब्याज मिलेगा, 5 साल के लिए रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार कोई पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स इतनी पॉपुलर नहीं है, एक्सेप्ट सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम एंड पीपीएफ, ये दो ही बड़े अच्छे विकल्प हैं। और अगर आप बता ही रहे हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम को इतना अच्छा नहीं है, तो क्या बैंक एफडी का अच्छा ऑप्शन हो सकता है? बहुत इजी भी होता है, और हमने देखा है सीनियर सिटीजन हो या हमारे उम्र के लोग हो, उनको ये पसंद आता है। ये पसंद आएगा, बिल्कुल आएगा। केवल माइनस एक ही है, बैंक एफडी का समय सीमा, मिनिमम समय जब तक रखना है वो 5 साल के लिए है। अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी देखें इन्वेस्टर की कि वो पैसा बर्बाद नहीं कर दे, तो अच्छा विकल्प है, 5 साल के लिए रख लो भैया, और 9% जो बैंक का इंटरेस्ट है वो ब्याज भी मिलेगा। और एक और बात फायदे की, सीनियर सिटीजन की आप बात कर रहे हैं, उनको तो ½ % ब्याज इसमें भी ज्यादा मिलेगा। कुल मिलाकर अच्छा विकल्प है। कई बार लोग सोचते हैं कि बैंक एफडी रख ली 5 साल के लिए, अरे तो क्या हुआ, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए बच रहा है, बुढ़ापे के लिए अच्छी बात है, और वेस्ट नहीं हो रहा है, खर्चा नहीं हो रहा है, और टीडीएस कटेगा, जो कटेगा वो इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, उसमें क्या। जब भी हम इस तरह की सेविंग करते हैं लखोटिया जी, तो मैंने पूरे शो में आपको सुना, मैं देख रही हूँ आप हर जगह कह रहे हैं ज्यादा समय तक इनसे चिपके रहना जरूरी होता है। यानी आप एक शॉर्ट टर्म सोच लेकर नहीं जाइए, लॉन्ग टर्म सोच रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए। आंसर डिपेंड करेगा, बैंक एफडीआर में तो शॉर्ट ही है 5 साल, परंतु अगर पीपीएफ की बात करें तो लॉन्ग वेरी लॉन्ग, 15 से 25 साल चिपके रहो, फायदा ही फायदा। और ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ देखें तो अभी जितने ज्यादा लंबा चिपके रहेंगे फायदा ही फायदा, नुकसान का काम नहीं। एक चीज ये जरा हमारे दर्शकों को बतला दें, हम बार बार ये आज बोल रहे हैं कि जल्दी करो, 6 महीने के बदले अभी पैसे लगा दो, क्या फायदा आखिर? सोचता है मुझे मार्च तक जब इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो लखोटिया जी की बात मैं मानू क्यों आखिर? एक फायदा ही समझ लो ना भैया, अगर आज आप पैसे लेके पीपीएफ अकाउंट में डाल देते हो, मार्च के बदले 6 महीने पहले डाल दिया, तो आपको ब्याज आज से ही मिलेगा। और फायदे की सबसे बड़ी बात,
ये ब्याज टैक्स फ्री होगा। 8.7% टैक्स फ्री, तो अच्छा ही है ना। यानी कि आप जल्दी से कीजिए, सोचते मत रहिए। आज जितने टिप्स दिए लखोटिया जी को, इनको जल्दी से अपनाइए भी। शुक्रिया लखोटिया जी, इतनी सारी सेविंग बताने के लिए और टैक्स भी बचाने के लिए। आज के लिए हमें यही इजाजत दीजिए। लेकिन अगर आपके मन में टैक्स से जुड़ा या आपकी सेविंग से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, अपनी कंफ्यूजन दूर कीजिए, हमें भेजिए अपने सवाल। SMS के जरिए भेज सकते हैं सवाल, टीजी लिखकर स्पेस दीजिए, अपना नाम और सवाल लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही इस पते पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। टैक्स गुरु को इंतजार रहेगा आपके सवालों का, ताकि अपने ही मजेदार स्टाइल में आपको सारे जवाब दे सके। आज ये इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर हाजिर रहेंगे टैक्स को आसान बनाने के लिए। नमस्कार।